मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल थे, यही सारे ऐसे बातें थे कि मैं ये सोचता कि मैं अधिकारी कैसे बनूंगा। मेरा एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना मेरे साथ हो गया और ये हुआ कि मैं लास्ट सेमेस्टर में फेल कर गया। क्षेत्रीय या हिंदी भाषा से पढ़ने वाले बच्चा के लिए यूपीएससी या कोई पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना बहुत ही टफ काम होता है, क्योंकि जो बच्चा स्नातक में वो भी आर्ट्स विषय में फेल कर सकता है तो आगे अधिकारी क्या बनेगा। एक शिक्षक की ये बात मेरे दिमाग में बहुत गहराई तक असर कर गया। क्या जब भी आप कुछ करने का सोचते हो तो आपके मन में ये सवाल आता है कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन सच मानिए, जिस दिन आपके मन में ये सवाल आता है उसी दिन आप कमज़ोर पड़ जाते हैं कुछ भी कर पाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम किशोर कुमार रजक। मैं झारखंड प्रदेश में डीएसपी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। जो लड़का गांव में रहता है, जिस गांव में बिजली नहीं है, जो बच्चा एक डिबरी की लाइट से या बहुत हद तक कभी अच्छा हो गया तो लालटेन के लाइट से पढ़ाई करता हो, जो गांव में खेती बाड़ी करता हो, जो खेती से जुड़े हुए हर काम को करता हो, एक ऐसे सरकारी स्कूल से जहां एक ही कक्षा के अंदर 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हो, जहां की पढ़ाई की व्यवस्था और बाकी व्यवस्था के बारे में आज भी आप यदि सरकारी स्कूल की स्थिति देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति आज से 20 साल पहले क्या रही होगी। खैर, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल थे, यही सारे ऐसे बातें थे कि मैं ये सोचता कि मैं अधिकारी कैसे बनूंगा। लेकिन जी नहीं, मैं आपको एक अपने जीवन की 2 घटना बताऊंगा। पहली घटना ये कि मेरी 5वीं क्लास की है। जब हम लोग 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो हम सारे बच्चे जंगल में बेर खाने के लिए गए थे। बेर खाने में आने में हम लोग की लेट हो गई, क्योंकि घना जंगल हुआ करता था, पशुओं का डर होता था। जब हम लोग कुछ बच्चे बेर खा करके जो स्कूल आए तो देर हो चुके थे, तो हम लोग को सबको बंद करके हमारे गुरुजी ने हमें डंडों से बहुत पिटाई किया। बहुत तकलीफ़ हुआ, हम लोगों ने रोया भी, डरे भी कि अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी ने एक बात कहा कि देखो बाबू, देखो बेटा, आप लोग को मैं इसीलिए मारा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ पढ़ो और आप लोग कुछ बनो। और मुझे विश्वास है कि इसी स्कूल से ऐसा ज़रूर कोई बच्चा होगा जो एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा और नाम करेगा, ऊंचा नाम करेगा। और संजोग था कि वो मेरी तरफ देख के बोल रहा था। मेरी बातें, एक शिक्षक की ये बात मेरे दिमाग में बहुत गहराई तक असर कर गया और ये बात मुझे तब तक गूंजते रहा जब तक मैं अधिकारी नहीं बन गया। खैर, मैं 5वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास कर गया। फर्स्ट डिवीज़न पास कर गया तो मेरे पिताजी ने एक बात कहा, ये मेरे जीवन की दूसरी घटना थी, कि तुम पढ़ लिख के इतना नाम कमाओ कि डीसी और एसपी बनो, मतलब कि आईएएस और आईपीएस। तो मेरी ये बात मुझे बहुत गहराई तक असर किया। एक हर दिन मेरे कानों में ये गूंजता था कि मैं पिताजी के इस सपने को पूरा करूँगा, खूब मेहनत करूँगा। और इसके लिए मैं कई लोगों से बात भी करता था, लेकिन दुर्भाग्य कहें या संजोग कहें कि बहुत कोई इस बात में रुचि नहीं लेता था। उन्हें यही लगता था कि गांव का एक लड़का, एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लड़का के लिए ये सब लगभग असंभव बात है। खास करके क्षेत्रीय या हिंदी भाषा से पढ़ने वाले बच्चा के लिए यूपीएससी या कोई पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना बहुत ही टफ काम होता है। लेकिन खैर, मेरे अंदर वो जो स्कूल के शिक्षक की और मेरे पिता की 2 बातें हमेशा गूंजते रही। मैं जब मैट्रिक पास किया, उसके बाद फिर इंटर पास किया, तो मेरे एक भाई ने मुझे कहा कि तुम्हें बाहर जा कर के तैयारी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, ये बात तो मुझे भी लगा कि मुझे तैयारी करना चाहिए। तो फिर मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन करने का सोचा, क्योंकि रेगुलर कॉलेज में जा कर के संभव नहीं था पढ़ना। तो इस बीच में खेती बाड़ी, बहुत सारे काम, ऐसे भी कई बार मौके आया कि रोड पे काम किया, इट्टा भट्टा से ईंट निकाल करके ईंट ये किया, चाचा के साथ ईंट बनाने में भी जाता था। बहुत ऐसे मौका आया। एक मेरे अंकल थे जो बाद में टीचर बन गए। खैर, इन सारे चीज़ों के बाद मैंने इग्नू में ग्रेजुएशन करने के लिए मैंने दाखिला लिया और मेरे जुनून था कि मुझे सिविल सेवक, एसपी या डीसी बनना है और मेरे मन में यही चल रहा था। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि संसाधन बहुत सीमित थे, बिजली थी नहीं। और ऐसे घर में जो आपके घर जो मिट्टी और खपड़े के ढके हुए घर हो, तो तमाम असुविधाओं के बीच में, आपके बीच में कोई सुविधा ना हो, उस बीच में भी यदि आपने एक मन बना लिया है और एक मन में कोई जुनून सवार है, आपका तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ाने में आपको सारे कायनात आपकी दिशा में काम करने लग जाते हैं। जब मैं
इंटर के बाद मैं सोचा था कि मैं पिताजी के पास क्वार्टर में तैयारी करने के लिए मैं जाऊंगा। मेरे पिताजी गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक धनबाद में एक खदान है, एक बीसीसीएल मजदूर है मेरे पिताजी, मतलब उस समय थे, अभी रिटायर कर गए। एक बीसीसीएल मजदूर थे, खदानों में काम करते थे। तो मुझे लगा कि मैं उनके क्वार्टर में जाकर के तैयारी करूंगा। लेकिन मैं वहाँ गया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस घटना ने मुझे आज तक गरीबों के प्रति और मजदूरों के प्रति और पूरे व्यक्तित्व को जो एक बदलाव मेरे अंदर लाया, उस बात को मैं यकीन नहीं दिला सकता कि मेरे अंदर वो कितनी गहराई तक असर किया है। मैं पिताजी से मिलने के लिए धनबाद के लिए मैं अपने बड़े भाई के साथ साइकिल में चला गया। साइकिल में एक झोला था, कुछ किताबें थी, भैया गाड़ी से आगे चला के जा रहे थे। और मैं जब दामोदर नदी जो जीवन में पहली बार साइकिल के साथ मैंने नाव में पार किया था, बहुत गहरी नदी है, नाव से पार करके जब धनबाद के उस खदान के इस पार गया तो मैं पिताजी का इंतज़ार कर रहा था। खदान नंबर 14 मुझे आज भी याद है। उस दरवाजे पर, उस मुहाने पर खदान के, जहाँ 400 फीट गहरे खदान से मजदूर काम करके कोयले खुदाई करके निकलते थे, मैं वहाँ खड़ा हो गया। और जब मैं देखा कि दोनों भाई हम लोग थे, जब मैंने देखा कि वहाँ से प्रत्येक मजदूर जब खदान से निकल रहे हैं तो मैं चौकन्ना रह गया कि मैं अब कैसे पिताजी को पहचानूंगा। क्योंकि जो मजदूर वहाँ से निकल रहे थे पूरी तरह से काला था, मतलब पूरे रंग जो था पूरी तरह से ब्लैक हो गया था, आपको कुछ भी पहचान पाना मुश्किल हो गया था। तो मैं उसी से घबरा गया कि अब मैं यहाँ सैकड़ों मजदूर, जो कम से कम 100 से ऊपर मजदूर निकल रहे थे एक शिफ्ट में, तो मैं कैसे पहचानता। उसी बीच में एक काले रंग का पूरे कोयले से मतलब रंगे हुए एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला बेटा चलो चल घर चलो। तब मैं देखा कि मेरे पिताजी थे। तो मेरे अंदर में एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न हुई, ऐसा एक विस्फोट उत्पन्न हुआ। मुझे लगा कि वास्तव में पिताजी किस तकलीफ़ से घर चलाते हैं, और वहीं से मेरे एक सोच जो बनी, आज तक वो सोच मेरे जारी है। मैं क्वार्टर में गया, मैं सोचा कि यहाँ बिजली होगी, आराम से 24 घंटा लाइट होगी, मैं 24 घंटा पढ़ूंगा, मुझे इससे लगता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वो एक प्रकार से स्लम था। छत जरूर पक्की थी लेकिन, और बिजली जरूर था, लेकिन ना तो वहाँ पानी की सुविधा थी, ना कोई शौचालय था, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। और वहाँ से नहाने के लिए हमें दामोदर नदी जाना पड़ता था साइकिल से। फिर से वहाँ हम लोग पानी से बाल्टी से उठा करके पानी को नहाना पड़ता था। शौचालय भी हमें उसी खुले में जाना पड़ता था। खैर मैं एक हफ्ते के भीषण उस संघर्ष को देखा। मुझे लगा यहाँ बिजली तो है लेकिन यहाँ मैं नहीं रह सकता हूँ। फिर मैं गाँव आया, फिर पढ़ाई इस तरह जारी रहा। इसी बीच मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन करने के दरमियान मेरा एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना मेरे साथ हो गया। और ये हुआ कि मैं लास्ट सेमेस्टर में फेल कर गया। इतिहास विषय से मैं स्नातक कर रहा था इग्नू से, और मैं अंतिम सेमेस्टर में फेल कर गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय मेरे सामने एक बार फिर से ये सोचने का मौका था, फिर से एक बार ये मान लेना था कि मेरे से अधिकारी बनने की औकात नहीं है, मैं अधिकारी नहीं बन सकता हूँ। क्योंकि जो बच्चा स्नातक में, वो भी आर्ट्स विषय में फेल कर सकता है, तो आगे अधिकारी क्या बनेगा। लेकिन मैंने हार नहीं माना, क्योंकि मैं जानता था कि इससे विषम परिस्थिति में जो लड़का जंगलों में बकरी और बैल के ले जाकर के चराने जाता हो, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए सारा काम करता हो, जंगल से कभी कभी लकड़ी लाया करता हो, तालाब में मछली पकड़ता हो, और इन तमाम तरह की असुविधाओं के बीच में जो बच्चा कभी हार नहीं माना, वो हार नहीं मान सकता था। मैंने हार नहीं माना। मैंने इग्नू से अगला फिर से सेमेस्टर दिया और मैं पास कर गया। मैं अब दिल्ली जाने की बारी थी। मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बहुत रिश्तेदारों से, बहुत लोगों से मैंने पैसे इकट्ठे करने के प्रयास किए, लेकिन पैसे, आप समझ सकते हैं कि आप जिस पृष्ठभूमि में, यदि आप गरीब होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता है, तो आप जहाँ जाते हैं वैसे लोगों के पास भी वैसे ही स्थिति होती है। हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिला। खैर मेरी एक दीदी थी, उससे कुछ मदद मिला। जो मिट्टी के जो एक कूपी बना होता है, उसमें कुछ पैसे, सिक्के और कुछ नोट रखे हुए, तो उससे कुछ लिया और इधर उधर से मैंने करके दिल्ली गया। दिल्ली जब मैंने तैयारी करने के लिए गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, कोचिंग की बहुत बड़ी ज़्यादा फी थी। और दिल्ली में इसी बीच जब मैं तैयारी करने लगा तो बीच में कई बार ऐसे मौका आया जब मैं अपने ही मकान मालिक के बच्चों को और आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और मुझे अच्छी रकम दिया। और इसी दरमियान मेरे संघर्ष करते करते मैंने पहले ही प्रयास में मुख्य परीक्षा लिखा, दूसरे प्रयास में भी मुख्य परीक्षा लिखा, और पहले ही प्रयास में मैंने यूपीएससी पास किया और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिला 2011 बैच। और इस
प्रकार से मेरी एक सफलता की तलाश में जो एक संघर्ष था उसका एक ब्रेक थ्रू लगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेहनत करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है और मैं ज्वाइनिंग भी कर लिया। लेकिन ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के बाद मुझे फील हुआ कि इस नौकरी का जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के हिसाब से मैं अपने झारखंड में काम कर पाऊँगा ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरे देश में कहीं भी काम कर सकूं इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे गांव से जुड़ा होना और मैं घर के आसपास रहने की एक मेरी जिद और जुनून कि मैं एक बार प्रयास करता हूं, तो मैंने उस असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट से मैंने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। मेरे पास उस समय कोई जॉब नहीं था। मेरे छोड़ने के बाद मैं फिर से रांची आया। रांची में मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ाने लगा कि उससे कुछ इनकम भी हो जाए और तैयारी भी जारी रहे। लेकिन ऊपर वाले की संजोग कह सकते हैं आप, और मेरी मेहनत का एक पूर्ण सकारात्मक आत्मविश्वास कि मेरा जेपीएससी में अंतिम चयन हो गया डीएसपी के रूप में, मुझे बहुत खुशी मिली। तो आप लोगों को अंतिम में मेरा संदेश यही है कि आप जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, गांव से हो या शहर से हो, गरीब हो या अमीर हो, पुरुष हो या महिला हो, आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है या बहुत संपन्न है, आप जिस भी पृष्ठभूमि से हैं आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी और वो भी कठोर मेहनत के साथ। पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम शर्त आपका कठोर मेहनत या हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको अपने एक गुरु की तलाश कीजिए, एक मार्गदर्शक की तलाश कीजिए कि आपको कैसे किस दिशा में पढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के समय में सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब जहाँ पे उपलब्ध हो, आज मार्गदर्शक हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आपको मार्गदर्शक की कमी नहीं होगी। मैं भी यूट्यूब में वीडियो बना करके फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बच्चों को मैं मोटिवेट लगातार करते रहता हूँ, ऐसे और भी होंगे। तो आप एक उस गुरु की तलाश कीजिए, सही दिशा में आप कठोर परिश्रम करना शुरू कर दीजिए। और आप इस नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं, इस बात को आप आज ही कसम खा लीजिए। यदि आपको पैसा कमाना है तो इस नौकरी में आने के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। ईमानदारी से यदि आप कमाना चाहते हैं तो कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई प्रेरणा आपके साथ जरूर जुड़ी हुई होगी। मेरे पास एक कोटेशन जो मैं दीवारों में लिखता था, मैं किताबों में लिखता था, मैं दोस्तों के सामने बोलता था, मैं भी कई बार दीवार के सामने, आईने के सामने रह के मैं बोलता था कि आई हैव ए ड्रीम, इफ आई गेट ए चांस टू सर्व द नेशन, you and I will serve the nation together, otherwise absence of you make me alone to serve the nation। और बात यही ख़त्म नहीं होता है। मैं एक यूनिफॉर्म सर्विस से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास एक वर्दी है, यूनिफॉर्म है, खाकी दिया है और मुझे ये संविधान ने दिया है। तो इस संविधान की रक्षा के लिए, इस खाकी की रक्षा के लिए और आम लोगों को कोई कष्ट ना हो चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, उसके लिए मर मिटने के लिए मैं अभी पूरी तरह से कृत संकल्प हूँ। और इसके लिए मैं हमेशा एक बात को रोज़ कई बार दोहराता हूँ, मन ही मन दोहराता हूँ, और मैं पूरी तरह से इस बात को होशो-हवास के साथ दोहराता हूँ और याद करता हूँ कि माँ और माटी की कसम, सही को सही और गलत को सही करूँगा, गलत कभी करूँगा नहीं और जो करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। चलिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दिया इसे। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।